कुछ ही देर में रात हो जाती है। लॉयड बस शांत सा बैठा आर्या को ही देखे जा रहा था। आर्या बोलती है, लॉयड, तुम क्या सोच रहे हो? लॉयड थोड़ा मजाकिया अंदाज में बोलता है, बनी को जंगल में ले जाने के बारे में सोच रहा हूं। आर्या थोड़ी सीरियस होके बोलती है, मुझे पता है ये झूठ है, क्योंकि मैंने तुम्हें इन्विटेशंस को घूरते हुए देखा था। तभी लॉयड आर्या को थोड़ा टीज करते हुए बोलता है, खैर, मैं तुम्हें जंगल में तब तक नहीं ले जा सकता जब तक तुम बड़ी ना हो जाओ। ये सुनकर आर्या थोड़ी नाराज होके बोलती है, क्या भी? तुमने क्या कहा? लॉयड थोड़ी कंसर्न भरी आवाज में बोलता है, तुम बहुत वीक हो। यहाँ तक कि बैरियर के बाहर के लोग भी इतने वीक नहीं होते। आर्या अपने हाथ में उस बनी टॉय को पकड़े हुए थी। वो सोचती है, मैं श्योर हूं कि वो मेरी हिडन एनर्जी की वजह से मेरी परसेप्शन के बारे में नहीं बोल रहा। क्या मैं वीक लग रही हूं क्योंकि मेरे दिन लिमिटेड हैं? पर सच ये है कि इस बात पे मेरा कंट्रोल नहीं है। उसके चेहरे पर चिंता की हल्की लकीरें आ जाती हैं। वो बोलती है, शायद गार्डन में वॉक करने से मैं स्ट्रांग हो जाऊंगी। ये सुनकर लॉयड थोड़ा कंफ्यूज होकर सोचता है, आखिर ये कैसी बकवास है? वो धीरे से उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है, उसे साइड में रखो और यहाँ आओ। आर्या पूछती है, हम कहाँ जा रहे हैं? और तभी लॉयड आर्या को अपनी बाहों में उठा लेता है। गाइज, अगर इतने क्यूट क्यूट सीन्स आते रहे ना तो आपको आगे वीडियो नहीं मिलने वाली है। आर्या थोड़ी हैरानी के साथ बोलती है, मैं खुद जा सकती हूँ। हाँ, और फिर से बेड पर आ जाओ, लॉयड थोड़े सीरियस टोन में बोलता है। आर्या को महसूस होता है कि जब लॉयड उसे ऐसे उठाता है तो उसकी धड़कनें और सांसें दोनों तेज हो जाती हैं, जबकि ड्यूक के उठाने पर उसे ऐसा कुछ भी महसूस नहीं होता है। अरे पगली, तो लॉयड को प्यार में गोते मार रही है, समझ थोड़ा। लॉयड धीरे कदम बढ़ाते हुए उसे गार्डन में ले जाता है। दिन में सुंदर दिखने वाला गार्डन रात में और भी ज्यादा चमक रहा था। आर्या भी गार्डन को इतना चमकता देख हैरान हो जाती है। गार्डन में माना स्टोन्स लगे हुए थे। हालांकि आर्या को पता था कि वैलेंटाइन के पास सबसे ज्यादा माना स्टोन माइन्स है, लेकिन फिर भी ये सब इनक्रेडिबल लग रहा था। लॉयड धीरे से उसे झूले पर बिठा देता है और उसे वहीं आराम से बैठने को बोलता है। आर्या आसपास देखते हुए सोचती है, मैंने यहाँ आने के बारे में पहले क्यों नहीं सोचा? ऐसा लग रहा है मानो आसमान से तारों को तोड़कर यहाँ रख दिया गया हो। तभी वो लॉयड को देखती है। लॉयड हमेशा से ज्यादा ग्लो कर रहा था। मेरी एडॉप्टिव फैमिली, बाकी बात उसके दिल में ही रह जाती है। वो धीरे से बोलती है, मुझे लगता है कि एंजेलो हाउस अच्छा रहेगा। लॉयड बोलता है, ड्यूक एंजेलो आसान नहीं है, वो बहुत जिद्दी है। उसके गले पर सोट भी होगी तो भी वो नहीं झुकेगा। वो थोड़ा हैरान होकर बोलता है, लेकिन तुम्हें एंजेलो हाउस के बारे में कैसे पता? मुझे पता है कि वो पिनेटा की फाउंडिंग फैमिलीज में से एक हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुमने स्पेसिफिकली उन्हें ही क्यों चूज किया। क्या हाउस ऑफ शटॉय ज्यादा फेमस नहीं है? ये सुनकर आर्या को तो ठंडे पसीने आने लगते हैं। वो सोचती है, ये थोड़ा अजीब है कि जो इंसान बचपन में अब्यूज से गुजरा हो, वो हाउसेस की रेप्यूटेशंस और उनके ट्रू फेसेस को इतना अच्छे से समझता है। शायद पिछले जन्म में वही लोग थे जिन्होंने मेरा सॉन्ग नहीं सुना, लेकिन फिर भी चुपके से अच्छे काम किए थे। ड्यूक और उसके बेटों ने एम्पायर के लिए लड़ाई लड़ी थी। ये आसान नहीं होगा। मुझे उम्मीद है कि वो मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे। उस जैसी कोई और फैमिली मिलना मुश्किल होगा। वो थोड़ी घबराहट के साथ बोलती है, ये अजीब है, शटॉय हाउस में मुझे एक इन्विटेशन भेजा था, जबकि वो तो राइचस होने के लिए जाने जाते हैं। जरूर उनके और भी प्लान्स होंगे। लॉयड बोलता है, समझ गया। उसकी आवाज़ में हल्की फिक्र भर जाती है। इससे भी ज़रूरी ये है कि यहाँ ठंड मेरी सोच से भी ज़्यादा जल्दी बढ़ रही है। हमें जल्दी अंदर जाना पड़ेगा। तभी आर्या उसके कपड़े पकड़कर उसे रोक लेती है। लॉयड हैरानी से बोलता है, क्या हुआ? उसके हाथ में एक मना स्टोन देती है और स्माइल करके बोलती है, इट्स लाइक यू। लॉयड उसे ध्यान से देखकर बोलता है, लेकिन कैसे? और वो उस स्टोन को अपनी पॉकेट में डाल लेता है। लेकिन आर्या के कुछ कहने से पहले ही वो उसे फिर से उठा लेता है और जाते हुए बोलता है, खैर, अब हमें जाना चाहिए, नहीं तो तुम फिर से बीमार पड़ जाओगी। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। मैरी रूम में आती है और स्माइल करके बोलती है, लिटिल लेडी, आपके लिए डिज़र्ट्स तैयार है। वो उसे डिज़र्ट्स के बारे में बताने लगती है, लेकिन फिर नोटिस करती है आर्या तो खाने में ही मगन हो रखी है। वो गहरी सांस लेकर बोलती है, मैडम, क्या आप मुझे सुन रही हैं? आर्या खाते हुए सोचती है, सॉरी, मैंने गड़बड़ कर दी है। तभी मैरी थोड़ी सीरियस होकर बोलती है, खैर, क्या आपने न्यूज़ सुनी? आर्या उसे हैरानी से देखती है। मैरी बोलती है, काउंट शटॉय की डेथ हो गई है।
इसका मतलब है लॉयड ने अपना काम कर दिया है। मैरी बोलती है, मैंने सुना है कि उसका मर्डर किया गया, लेकिन किसी को नहीं पता कि ये किसने किया है। तभी क्लाउड की शांत सी आवाज़ आती है। क्या हेडमेड ने सभी को इस बारे में बात करने से मना नहीं किया था? मैरी हल्का सा पाउट बनाकर बोलती है, ये सच है, लेकिन लिटिल मैडम मेरे लिए सबसे पहले आती हैं। मुझे नहीं लगता कि मुझे उनसे कुछ छुपाना चाहिए। क्लाउड बोलता है, इतनी कम उम्र की बच्ची के लिए ये सुनना टेरेबल है। थोड़ा खुद को काबू में रखो। और ये सुनकर तो आर्या शॉक हो जाती है। वो सोचती है, लेकिन मन से तो मैं सबसे बड़ी हूँ और वो बस 15 का है। मैरी बोलती है, एनीवे, इसे भी ज़रूरी बात। इंपीरियल गार्ड्स ने काउंट शटॉय के बारे में इन्वेस्टिगेशन की और पता चला कि उसका ऑर्फनेज क्राइम का अड्डा था। वो थोड़ी अनॉयड होकर बोलती है, वो एरिस्टोक्रेट्स के बीच रिनाउंड फिलांथ्रोपिस्ट्स थे, लेकिन अब उन पर एलिगेशंस हैं कि उन्होंने मेडिसिन्स के लिए बच्चों पर एक्सपेरिमेंट्स किए और उन्हें स्लेव्स की तरह बेचा। अब ये बात पूरे एम्पायर में फैल रही है। आर्या हल्के से अपने ख्यालों में खो जाती है। अगर काउंट शातोई की मौत हो गई है तो हर कोई शोक में डूबा होगा। क्या किसी ने इन्फॉर्मेशन लीक की? सीन शिफ्ट होता है। आर्या लॉयड से बोलती है, क्या तुमने एम्परर को झूठी रिपोर्ट दी कि काउंट शातोई विद्रोह की प्लानिंग कर रहा था? लॉयड अनजान बनते हुए बोलता है, आखिर तुम किस बारे में बात कर रही हो? आर्या उसे देखती है और सोचती है, मैं श्योर हूँ कि वही था। तभी वो उसे पेपर देते हुए बोलता है, ये लो, ये डॉक्यूमेंट्स एंजेलो हाउस में तुम्हें अडॉप्ट करवाने के लिए हैं। इन्हें ध्यान से देख लो और साइन कर दो। आर्या डॉक्यूमेंट्स को देखती है और सोचती है, हम इससे ड्यूट एंजेलो का ट्रस्ट जीत चुके हैं। वो इनजस्टिस बर्दाश्त नहीं करता, इसलिए काउंट शातुई के काम से वो गुस्सा होगा। अगर पता चले कि लॉयड इसके पीछे था तो ट्रस्ट और भी इजीली मिल जाता। तभी आर्या शांत आवाज़ में बोलती है, मुझे पता है कि तुम ही थे। कोई मर गया, लेकिन मुझे लगता है वो ये डिज़र्व करता था। लॉयड ध्यान से उसकी बातें सुन रहा था, फिर बोलता है, मैंने कहा ना, मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। अब जल्दी करो और इस पर साइन करो। आर्या पेन उठाती है और साइन कर देती है। लॉयड उसे गौर से देखकर बोलता है, तुम्हारी हैंडराइटिंग हमेशा चेंज होती रहती है। ये सुनकर आर्या फ्लिंच होती है। लॉयड डॉक्यूमेंट लेकर उसे देखते हुए बोलता है, ये कभी कभी एक बच्चे की राइटिंग जैसी लगती है और कभी कभी एक एडल्ट जैसी। इसकी नकल करना भी मुश्किल है। आर्या सोचती है, वो काफ़ी समझदार है। खैर, पुरानी आदतें जल्दी नहीं जाती। तभी लॉयड थोड़ा सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बोलता है, मुझे लगता है कि काउंट शैटॉय का इंसिडेंट अनफॉर्चुनेट था। लेकिन वो एक स्मग स्माइल के साथ आगे बोलता है, ये अच्छा है कि जिस इंसान ने तुम्हारे चेहरे पर वैसे एक्सप्रेशंस लाए वो मर गया। सीन शिफ्ट होता है। क्लाउड और आर्या एक साथ थे। क्लाउड बोलता है, क्या आज आप हर हाइनेस से मिलेंगी? ऐसा लगता है कि आप हर हाइनेस और हिज हाइनेस से हर दूसरे दिन मिलने जाती हैं। आर्या उसकी तरफ देखकर अपना सिर हाँ में हिलाती है और सोचती है, मैं उनके इंसोम्निया और इलनेस के आफ्टर इफेक्ट्स में हेल्प करने जा रही हूँ। लेकिन क्या मैं उसे ऐसी इमेच्योर बच्ची लगती हूँ जो एक रात मॉम के साथ और दूसरी रात डैड के साथ सोना चाहती हूँ? तभी क्लाउड बोलता है, हिज हाइनेस लॉयड शायद आज काफ़ी अपसेट है। तभी आर्या लिखती है, क्या इसलिए क्योंकि मैं उसके पेरेंट्स का टाइम बर्बाद कर रही हूँ? क्लाउड थोड़ा ऑकवर्ड होकर बोलता है, नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा मतलब है कि वो शायद ये उम्मीद कर रहे थे कि आप उनसे मिलने जाएंगी। आर्या सोचती है, ओह, तो वो बोल रहा है कि लॉयड इसलिए अपसेट है क्योंकि मैं उससे मिलने नहीं जा रही। लेकिन फिर भी आधी रात में लॉयड के बेडरूम में जाना, और वो उसे अजीब तरीके से देखती है। क्लाउड तुरंत बोलता है, योर हाइनेस, आखिर आप ऐसे क्यों देख रही हैं? मेरा वो मतलब नहीं था, गलत मत समझिए। हिज हाइनेस आपके बारे में उस तरह से नहीं सोचते हैं, और आप बस 10 साल की हैं। इस उम्र में आप एक छोटी बहन जैसी लगती हैं। 4 साल का एज डिफरेंस इतना बड़ा नहीं होता, लेकिन वो तब जब दोनों अडल्ट्स हों। 14 और 10 के बीच का गैप काफ़ी ज़्यादा होता है। उसकी बात सुन आर्या थोड़ी उदास हो जाती है। वो सोचती है, मुझे पता है वो क्या बोल रहा है, लेकिन मुझे ऐसा फील क्यों हो रहा है? भले ही मैं जल्दी बड़ी हो जाऊं, लेकिन इसका मतलब बस यही है कि मेरी मौत और वैलेंटाइन इंसिडेंट नज़दीक आ रहा है। लेकिन उसी के साथ मैं जल्दी बड़ी होना भी चाहती हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है टेम्पल का सीन। और ये तो ऑब्वियस है, अगर टेम्पल दिखेगा तो जलकुकड़ी भी दिखेगी, और उससे तो पसीना आ रहा होता है। तभी किसी की आवाज़ आती है, माफ़ कीजिए, लेकिन प्रेयर का टाइम हो गया है। जलकुकड़ी बोलती है, ओह,
वो प्रेयर में देर नहीं कर सकती, मैं उसके बारे में बाद में पूछ लूँगी। और उनका अल्ट्रा प्रो मैक्स वाला कनेक्शन बंद हो जाता है। जलकुकड़ी के हाथ गुस्से से कांप रहे थे। वो सोचती है, क्या वो प्रेयर करने जा रही है? उसे तो डेविल के केज में फेंक देना चाहिए और उसे इतना टॉर्चर करना चाहिए कि वो कभी ना भूल पाए। और क्लियरली वो आर्या के बारे में ही सोच रही है, और जो अभी बात कर रहा था वो शायद वाइटी ही था। वो गुस्से में अपने नाखून चबाते हुए सोचती है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ग्रैंड डचेस का मेरे कुत्ते के साथ प्रेयर करने का क्या इंटेंशन है, लेकिन मुझे इससे बहुत बुरी फीलिंग आ रही है। फर्स्ट टाइम हमेशा दिमाग में गहरा इंप्रेशन छोड़ता है, फिर भी मुझे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? तभी उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है। वो एक बहुत ही रिस्पेक्टेड मिशनरी था। मुझे लगा था कि वो ईडन चर्च की टीचिंग्स फैलाने के लिए ऑर्फनेजेस बना रहा है, और शायद सभी लोग भी यही मानते थे। जलकुकली उन्हें देख अपना रंग गिरगिट से भी जल्दी बदल लेती है। वो सोचती है, वो शायद काउंट शाटॉय की ही बात कर रहे हैं। मैंने सुना था कि वो होली एम्पायर में असाइलम लेने वाला है। क्या वो सब एक ट्रिक था? एक प्रीस्ट बोलता है, हाँ, मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि कोई इंसान उन बेचारे बच्चों पर एक्सपेरिमेंट्स कैसे कर सकता है। दूसरा बोलता है, वो तो नरक में जाएगा, उसे कभी शांति नहीं मिलेगी। तभी उनकी नज़र जलकुकड़ी पर जाती है, जो बड़ी ही मासूम बनकर बोलती है, एक्सक्यूज़ मी, ऑर्फनेज के बच्चों का क्या होगा? अरे भाई, कोई इसे ऑस्कर दे दो रे। प्रीस्ट बोलता है, मुझे पता नहीं है, लेकिन ये काफ़ी मुश्किल मामला है। ये एक फॉरेन इंसिडेंट है, लेकिन वो बच्चे ईडन चर्च से रिलेटेड थे। ये सुनकर जलकुकड़ी के चेहरे पर एक स्मग स्माइल आ जाती है। वो सोचती है, ये बुरा नहीं है। वो अपने बाल लहराते हुए ड्रामा क्वीन बनकर बोलती है, हेजिटेट करने के बजाय क्या हमें उन हर्ट बच्चों के पास नहीं पहुंचना चाहिए? मैं खुद जाकर उन्हें हेल्प करना चाहती हूँ। फिर हमें आर्या को दिखाया जाता है, जो ऑडिटोरी में बैठी हुई उसी नेकलेस को देखते हुए सोच रही थी, केलिन ने कहा था कि ये कर्स्ड है, मिथिकल एनर्जी या माना इस पर काम नहीं करता। ये ग्रासिया में मिला तो शायद डिवाइन पावर काम करे। तभी वाइटी वहाँ भागते हुए आता है। उसकी सांसें फूली हुई थीं। वो हाफते हुए बोलता है, आई एम सॉरी, मुझे देर हो गई। क्या आप ज़्यादा देर से वेट कर रही थीं? आर्या अपना सिर ना में हिला देती है और सोचती है, मैंने पूरा दिन वेट किया, लेकिन उसे ऐसे भागने की ज़रूरत नहीं थी। तभी वो उसे वही नेकलेस देते हुए लिखती है, क्या तुम इसमें डिवाइन पावर यूज़ कर सकते हो? वाइटी उसे ले लेता है और उस पर फूंक मारता है। नेकलेस बहुत तेज़ी से चमकने लगता है, लेकिन तभी वाइटी को कुछ अजीब फील होता है। वो तुरंत नेकलेस उसे वापस देते हुए बोलता है, ये नेकलेस ऐसा लगा मानो ये मुझे पूरा निगल जाएगा। उसे तो पसीना भी आ गया था। आर्या सोचती है, केलिन सही था, ये नेकलेस डिवाइन पावर पर रिएक्ट करता है, लेकिन अभी अभी ऐसा लग रहा था मानो ये इनइफेक्टिव है, जबकि गैब्रियल की डिवाइन पावर के बाद भी दाल में कुछ तो काला है। तभी वाइटी बोलता है, इस नेकलेस में क्या है? आर्या लिखती है, ये मुझे कहीं से मिला था। वाइटी थोड़ा क्यूरियस होकर बोलता है, लेकिन कहाँ? आर्या सोचती है, खैर उसे ये नहीं बता सकती कि ये एग्जैक्टली कहाँ मिला, और वो लिखती है, केलिन को ये मिला था और ये सुंदर था, इसलिए मैंने इसे उससे ले लिया। वाइटी पूछता है, केलिन कौन? आर्या लिखती है, यहाँ का स्पेल कास्टर। वाइटी शांत आवाज में बोलता है, ओह मैजिक, लेकिन फिर चौंक कर बोलता है, क्या स्पेल कास्टर? आर्या हाँ में सिर हिलाती है और सोचती है, उसे ज़रूर पता होगा। वाइटी थोड़ा टेंस्ड होकर बोलता है, ये कैसे हो सकता है? खैर छोड़ो। आर्या उसे देख सोचती है, ये सच है कि वो स्ट्रांग बनने में इंटरेस्टेड है, लेकिन मुझे एक बेवकूफ़ जैसा फील हो रहा है, क्योंकि मैंने उस पर शक किया कि वो एक स्पाई हो सकता है। वाइटी थोड़ा उदास हो जाता है और बोलता है, मुझे इस बात को बताने में शर्म आ रही है कि मुझे यहाँ प्योरिफिकेशन के लिए भेजा गया है, लेकिन मेरे पास ज़्यादा डिवाइन पावर नहीं है। उसकी आंखें शर्म और हल्की गिल्ट से भर जाती हैं। प्रीस्ट ने देखा कि मेरी आई कलर बदलने लगी है, इसलिए उसने मुझे यहाँ भेज दिया, कहते हुए कि मेरे अंदर ग्रोथ का बड़ा पोटेंशियल है। वो अपना सिर झुका लेता है, लेकिन मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रहा कि ये ज्वेलरी किस काम की है। मुझे माफ़ कीजिए। आर्या सोचती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं बस वेट कर सकती हूँ जब तक वो हायर लेवल पर ना पहुँच जाए। मैंने सुना है कि वो और लॉयड एक ही एज के हैं। वो उसके हाथ पर टैप टैप करती है। वो एक प्यारी सी स्माइल करती है और पेपर दिखाती है। अब से हम दोनों के बीच एक सीक्रेट रहेगा। वाइटी उसे देखता है और बोलता है, हाँ, हमारा सीक्रेट। खैर, इन दोनों को देखकर मैं क्यों जेलस हो रही हूँ? जलन तो लॉयड को होनी चाहिए। फिर हमें स्प्रिंग का टाइम दिखाया जाता है। आर्या और डचेस दोनों मैचिंग पहनकर हॉर्स राइडिंग के लिए निकले हुए थे। हवा में सुंदर पत्ते घूम रहे थे। उनकी हल्की सी खुशबू हवा में खुली हुई थी। आर्या धीरे से उसे पकड़ लेती है और बताती है, जैसा कि लॉयड ने कहा था, उसने बड़ी जल्दी हॉर्स राइडिंग सीख ली और अब आर्या 10 साल की नहीं 11 साल की हो चुकी थी।
वो दोनों अपने अपने घोड़ों को एक शांत जगह पर रोक देते हैं और आसपास के नज़ारे एंजॉय करने के लिए आगे बढ़ते हैं। आर्या धीरे से डचेस के कपड़े पकड़कर उसे अपने पास करती है और बोलती है, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको स्प्रिंग, समर, ऑटम और विंटर सब दिखाऊंगी। ये सुनकर डचेस स्माइल करती है और प्यार से उसे हक कर लेती है। उसकी पकड़ काफ़ी मजबूत थी। आर्या सोचती है, मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि कुछ टाइम पहले वो बिस्तर पर थी। वो सच में काफ़ी स्ट्रांग है। तभी डचेस बोलती है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं कूल हूँ? आर्या अपना सिर हाँ में हिला देती है। डचेस बोलती है, तो फिर तुम्हें मुझसे स्वॉर्ड्समैनशिप सीखनी चाहिए। ये सुनकर तो आर्या की आंखें चमक जाती हैं और वो सोचती है, सॉरी लॉयड। सीन शिफ्ट होता है और हमें लॉयड दिखाया जाता है जो काफ़ी अनॉयड था। वो बोलता है, तुम्हारी स्वॉट ट्रेनिंग कैसे चल रही है? और उसी के सामने आर्या बैठी थी जो बहुत प्यारी लग रही थी। वो बोलती है, सॉरी। लॉयड बोलता है, माफ़ी क्यों मांग रही हो? और वो उसके पास बैठ जाता है। लेकिन क्या कोई मुझे बताएगा कि इतने बड़े पत्ते सच में होते हैं या नहीं? आर्या बोलती है, मैं रोज़ माँ के साथ उनके हाथों से ट्रेनिंग करती हूँ। लॉयड थोड़ा शांत रहता है और बोलता है, आखिर तुम उनके आर्म्स में क्यों ट्रेनिंग करती हो? आर्या बोलती है, उन्होंने कहा कि वो मुझे सही पोज सिखाने के लिए हक करना ज़रूरी है। लॉयड थोड़ा मुंह बनाकर बोलता है, ये सब बकवास है। आर्या बोलती है, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम भी अपनी माँ को किस और हक करना चाहते होगे। और ये सुनकर तो लॉयड का रिएक्शन कुछ ऐसा था। लॉयड थोड़ा सीरियस टोन में बोलता है, क्या तुम पागल हो? मैं अब बड़ा हो गया हूँ। मुझे नहीं पता तुम क्या सोच रही हो, लेकिन मैं उनसे किसी भी तरह का अफेक्शन नहीं चाहता हूँ। आर्या बोलती है, तो फिर? लॉयड शांत सी आवाज़ में बोलता है, मैं तुम्हारे ड्रीम्स अचीव करने में हेल्प करना चाहता था। तुम्हारे ड्रीम्स में से बस मैं यही कर सकता था, मैं तुम्हें स्वॉर्ड्समैनशिप सिखाना। आर्या शांति से उसे देखती रहती है और सोचती है, वो बेवकूफ़ है। मेरा रियल ड्रीम तो पूरी तरह से लॉयड पर ही डिपेंड करता है। वो बोलती है, तो तुम मुझे और चीज़ें भी सिखा सकते हो? मैं बहुत सी चीज़ें सीखना चाहती हूँ। तभी लॉयड थोड़ा हेजिटेट करते हुए बोलता है, तो उन्होंने तुम्हें किस किया? आर्या बोलती है, हाँ, चीक्स पर। लॉयड बोलता है, तुम तो ये आदत से करती रहती हो ना? आर्या बोलती है, लेकिन फर्स्ट तुम थे। लॉयड का चेहरा पूरा लाल हो जाता है। वो बोलता है, इस पर बात करने की ज़रूरत नहीं है। आर्या धीरे से अपना हाथ लॉयड की तरफ ले जाती है और बोलती है, तुम्हारे बाल लंबे हो गए हैं? लॉयड बोलता है, तो क्या? आर्या बड़े ही प्यार से बोलती है, बस इतना कि मुझे ये पसंद है। और ये समर का टाइम था और आर्या अभी भी 11 साल की थी। टाइम कुछ ज़्यादा ही जल्दी बीत रहा है ना गाइस? तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा, बाय बाय।